बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। जो चीदा चीदा चीज़ें वो तो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जॉन हुसैन ने मुझे ज्वाइन किया है। जॉन हुसैन ईरान से आप बहुत पसंद भी करते हैं, और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्ट हैं, रियल फैक्ट ईरान के हवाले से, मेरा ख्याल है जॉन से बेहतर कोई भी इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। न बता रहा है, न एक्सप्लेन कर रहा है, न इंटरप्रेट कर रहा है। तो जॉन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। दो चार इंतहाई खबर आ रही है अहम। उसमें सबसे पहले ये कि ट्रम्प साहब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और उनका ये कहना है कि ईरान कब सरेंडर करेगा, कब सफेद झंडा लहराएगा और कहेगा कि अंकल, यानी अंकल सैम, मैंने बस कर दी, घुटने मैंने टेक दिए। तो जॉन साहब बताइए, घुटने क्यों नहीं टेक रहा ईरान? ये क्या हो गया ईरान को? बहुत बहुत शुक्रिया मुनवर साहब, आपने मुझे बुलाया। वेरी नाइस टू हैव यू विद मी हमेशा। और हमारा तो वो रहता ही है। आपने जितना फैक्चुअली और जितना अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मैं चाहूँगा आप भी हमारे यूट्यूब के चैनल पे आएँ, पॉडकास्ट पे आएँ, अच्छा अल्लाह, लगेगा। थैंक यू जॉन भाई। और देखें, सबसे पहले मेरे ख्याल में ये सवाल अगर हम काउंटर फैक्चुअली इसको ज़रा असेस करें, तो इसमें यह है कि ईरान ने क्यों जो 47 ईयर से सैंक्शन लगी हुई हैं, दो जंगें हो गई हैं, ईरान, इनके साइंटिस्ट लीडरान मारे गए हैं, अभी जो जंग चल रही है उसमें भी जो कश्तियां लेके आया है, क्यों ईरान जो है वो सरेंडर करे? दैट इज़ द क्वेश्चन मेरे ख्याल में। ये ट्रम्प की ख्वाहिश रखना कि ईरान एक्सपेक्ट करे कि अगर हमारे पर हमला कर रहा है अमेरिका या हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हम सरेंडर कर दें, ये आई थिंक ईरान क्यों करे, जरूरत क्या पड़ रही है इसमें? ईरान को तो देखें हमेशा से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और ईरान ने इस जंग के लिए, जो जंग अभी चल रही है, इस जंग के लिए 40 साल से तैयारी की हुई है तकरीबन। और आप अगर इस पे पूरा मुलाहिजा करें, आप तो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर साहब, आप पीएचडी हैं इन चीज़ों में, तो आपको बेहतर पता है कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जिस तरीके से इनको अमेरिका को हमेशा से मार पड़ी है, वियतनाम के अंदर 20 साल ये रोए, अफगानिस्तान के अंदर ये 20 साल रोए, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है, और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर तज्जिया करते हैं कि रियल पॉलिटिक सेंस में ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए या नेवल ब्लॉकेड के अंदर उनको आना चाहिए और यूएस की डिमांड्स को मान लेनी चाहिए। फिर अगर ब्लॉकेड हटवाना है तो बाद में ईरान जो है वो डिसाइड कर ले। ईरान के लिए ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मोरालिटी की ग्राउंड्स पे भी आता है, इंटेग्रिटी की ग्राउंड्स पे भी आता है। देखिए, ईरान हमेशा से आज़ाद एक कौम रही है, ईरान ने इतनी सफरिंग की है। अभी ईरानियों का सवाल ये रहता है कि अगर हम आ जाएं और ट्रंप से हम नेवल ब्लॉकेड के दौरान बात कर लें या उनकी डिमांड्स मान लें, तो क्या फायदा इतनी कुर्बानियां देने का, इतनी शहादतें देने का, इतने नुकसान सहने का, क्या फायदा? और अगर ऐसा ईरान करता है कि वो नेवल ब्लॉकेड के दौरान बात करने आ जाता है यूनाइटेड स्टेट से या सरेंडर कर देता है उनकी डिमांड्स को, तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा ईरानियों के लिए कि वो सरेंडर कर चुके हैं ऑब्वियसली, और ये प्रेसिडेंट ईरान के सर्वाइवल के लिए एक क्वेश्चनेबल चीज क्रिएट कर देता है। अभी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स का अपना मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, और जिनको ट्रंप रोजाना बैठ के जो है वो कहते रहते हैं कि ये फेक मीडिया है, ये ऐसा मीडिया, ये वैसा मीडिया, वो मीडिया तक कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि ईरान इस जंग को जीत चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो पावर प्रोजेक्शन है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, और ईरान ने इस चीज को किया है। पहले भी बुत तोड़े हैं ईरान ने, अभी भी बुत तोड़ रहा है ईरान। तो अगर ईरान इस विनिंग पोजीशन के अंदर अगर सरेंडर कर दे, तो ईरान का सरेंडर करने का कोई रीजन नहीं बनता इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ईरान ने कोई चीज स्ट्रेटेजिकली नहीं खोई। टैक्टिकली तो बहुत चीजें खोई हैं, बिल्डिंगें जो है उन्होंने, लाखों बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हजारों लोग मारे गए हैं, लीडरान जो है वो मारे गए हैं, लेकिन बात सारी ये है कि इतनी सारी शहादतों के जुमरे में भी ईरान अपर हैंड रखा हुआ है अमेरिका के ऊपर। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अगर एनालिसिस करें तो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन चला गया। दूसरा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर था, जो 1995 से पर्चा लेके घूम रहा है नेतन्याहू के, ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, वो चीज वो अचीव नहीं कर सके। उसके ऊपर अभी कहते हैं न्यूक्लियर डस्ट जो है वो जमीन के अंदर चली गई, वो पता नहीं कहां पे। तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर इन्होंने कहा कि कटेल करें, तो वो भी ईरान जो है वो सरेंडर नहीं हुआ। ट्रंप बार बार कह देता है कि मैंने नेवी खत्म कर दी, मैंने आर्मी खत्म कर दी, मैंने एयर लॉन्चर खत्म कर दिए, सब कुछ मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इन सब चीजों के हमें नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो मिसाइलें दागता रहा पहले भी, और ईरान ने अभी भी नेवी जो है, इनकी नेवी है ईरान की, वही कंट्रोल करके बैठी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो सवाल ये है कि ईरान ने खोया क्या? कुछ भी नहीं खोया सिवाय लीडरान के और सिवाय शहादतों के। ये चीजें टैक्टिकल सेंस में तो बड़ी कॉस्ट है जो बेयर करनी पड़ती है मुल्कों को, लेकिन स्ट्रेटेजिक सेंस में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज एन एडवांटेज अपने पास ले लिया और वो उसको लिया। मेंटेन कर रहा है।
और हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी पूरी माइट के साथ अपनी पूरी जहाजें जो F-35 उल्टा चल सकते हैं, टेढ़ा चल सकते हैं, गायब हो सकते हैं, उन जहाजों के साथ भी जब उसने देखा कि तबाह हुए हैं और बेसिस इतनी बुरी तरीके से हिट हुए हैं कि एनबीसी की खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इतना डैमेज किया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो रिपेयर वर्क होगा वहां पे। तो इन चीजों के जुमरे में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ भी नहीं पाया, और उल्टा जो कहानी अनकंडीशनल सरेंडर से शुरू हुई थी, वो कहानी अब रिक्वेस्ट के ऊपर आ गई है कि आप क्यों सरेंडर नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में शर्मिंदगी की भी बात है, और एक बड़ी आई थिंक खौफ का भी अलमिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब जो ग्रेट पावर माइट इज राइट वाली पावर जो चली गई है, तो अब क्या होगा दुनिया का, ये जो ममालिक बैठे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो धमकियों पे जो आगे पीछे हो जाते थे, उनका क्या होगा, वो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के बाद जो है वो रिपेल करना शुरू कर दें यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस को। तो बड़ा बड़ा अलमिया है जी डॉक्टर साहब, बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा और ट्रंप ने, और इसके ऊपर तो बाकायदा किताबें लिखी जाएंगी मेरे ख्याल में, इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी कि ईरान एक छोटा सा मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स के सामने इतनी सारी पावर के सामने क्यों अभी तक ना झुक सका। अच्छा जॉन भाई, आपने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर 6:26 पे खबर आपने शेयर की है कि ईरान का मुत्तहदा अरब इमारात के कुछ साहिली इलाकों को कब्जे में लेने का दावा। ये क्या खबर है? देखिए, मैं पहले तो जो खबरें आती हैं, मेरी टीम भी ज़ाहिर है बहुत मेहनत करती है, और हम लोग जो खबरें लेते हैं वो मैं खुद भी कभी काफ़ी टाइम मैं खबरें डाल रहा होता हूँ, जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं उनसे, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है उससे, और काफ़ी दफ़ा जो चीज़ें लोकल ईरानियन मीडिया पे रिपोर्ट हो रही होती हैं वो रिपोर्टिंग जो है वो मेरी टीम भी आगे फॉरवर्ड करती है। जो कब्जे का जो वो है दावा है, वो आई थिंक इसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन मेरी जो टीम है उसने जो लगाया है वो उसकी उस सेंस में बात कर रहा है कि माउंट मुबारक से लेकर फुजैरा तक का जो इलाका है उसको ईरान ने जो कंट्रोल किया हुआ है, आई थिंक उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि एक तरीके का कब्जा हुआ हुआ है। तो हम्म। ये खबर जो लगाई है वो खबर सोशल मीडिया से जो वो है उसमें एक रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है कि जैसे कब्जा हुआ हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक होल्ड है मैं कहूंगा। फुजैरा के आगे जो तेल बेचने की जो सलाहियत थी, 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की जो सलाहियत है, हबशान पाइपलाइन जो आती है यूएई की, हम्म। आई थिंक उससे जो है इसकी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि ईरान ने इस तरीके से एक होल्ड किया हुआ है उस इलाके के अंदर, और जो यूएई की तेल बेचने की जो पॉसिबिलिटी है उसको रोक दिया है फिलन फिलन फिलहाल जो कि जो। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बायपास करती है, उसको कंट्रोल कर लिया ईरान ने, यस, ताकि हाँ यस, यूएई असल कोई में, फायदा उससे न उठा सके। मुझे असल में मुझे स्टेट ऑफ, हाँ। जी जी। जी, असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो चोक पॉइंट था पहले से, लेकिन अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अग्रेशन करने की कोशिश की है प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए जो आने की कोशिश की है, उसके बाद ईरान ने बोल दिया कि ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो आप ये भी देखें ना कि एक चीज जो वॉर एस्केलेटरी फेज में है ऑलरेडी, और यूएई उसके अंदर एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर कंसिडर किया जाता है ईरान की तरफ से। ईरान उसको एज एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर मानता है क्योंकि उसकी इसराइल के साथ इस तरीके की रिलेशनशिप है। और स्ट्रेटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स, आपने व्हाट्सएप चैनल पे देखा होगा कि मैं लगा रहा था कि बाकायदा स्ट्रेटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स पोजीशन में थे, यूएई की तरफ से वो निकले और वो रिफ्यूल करने के लिए इजरायली जहाज़ों को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और अमेरिकन जहाज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके अंदर जो पाइपलाइन है, जो बेच सकता है, वो जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है फुजैरा का, वो पहले फिर भी आज़ाद था, उसके जरिए ओमान सी के जरिए भेज सकता था यूएई, अब यूएई नहीं भेज पा रहा। अच्छा जॉन भाई, मुझे ये समझाइए कि फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो यूएई को जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो ममालिक है उनके साथ मिलके चलना चाहिए। अब यूएई ने जब इसराइल का एयर डोम सिस्टम की बैटरीज ले ली, उन्होंने लेजर टेक्नोलॉजी ले ली, तो क्या यूएई अपनी सालमियत के ऊपर चाहता है कि खत्म हो जाए? बिकॉज इंटरनली बहुत सारी रियासतें जो हैं वो गालिबन अलहदगी के बारे में सोच रही हैं, उनके ऊपर सऊदी इन्फ्लुएंस ज्यादा है बनिस्बत यूएई के। तो क्या यूएई इतना पावरफुल है कि एट ए टाइम सऊदी अरब के साथ भी, ईरान के साथ भी चपकलश ले पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है, मुनव्वर साहब आपको बेहतर पता है, यूएई इज अ सब इंपीरियल स्टेट, एक सब इंपीरियल स्टेट है, मतलब ये बाहर की कुवतों के सहारे, उनके सपोर्ट के सहारे एग्जिस्ट करता है, और ये अपने इंटरेस्ट भी उन्हीं के इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाता है। तो इसके अंदर देखिए यूएई की बड़ी हिस्ट्री रही है। ट्रूशल स्टेट जब ये थे ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंदर थे 1971 से पहले, इनके अंदर के सर्वाइवल के लिए इनकी अपनी अपनी जो फैमिलीज हैं यूएई के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें अबू धाबी की, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फैमिली है, जो कि सबसे ज्यादा लोग समझते हैं दुबई है, नहीं जी दुबई नहीं है, अबू धाबी है असल में, जो सेंटर ऑफ फोकस जो पावर है वो अबू धाबी के अंदर है। अबू हम्म। धाबी के पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा सॉवरेन वेल्थ फंड भी है, और इनकी अगर हिस्ट्री देखें तो आप हिस्ट्री में देखें कि ब्रिटिशर्स के हमेशा ये सपोर्ट में रहे, ब्रिटिशर्स ने इनको प्रोटेक्ट किया। सुल्तान
सॉरी, सुल्तान बिन जायद बिन खलीफा, पुराने वाले, अभी भी हम्म। जायद बिन खलीफा नाम है, लेकिन पुराने जो सुल्तान बिन जायद बिन खलीफा थे अल नह्यान, उन्होंने अपने भाई हमदान को कत्ल किया और वो पावर में आए 1922 में। फिर उनके बाद 1926 में सकर बिन जायद अल नह्यान ने उनको कत्ल किया और वो रूलर बन गए अबू धाबी के 1928 तक। फिर इन्होंने सकर साहब को भी मार दिया गया, और सकर साहब को मार के किसको खलीफा बनाया गया? शुकबुद्दीन बिन सुल्तान अल नह्यान को। शुकबुद्दीन बिन सुल्तान अल नह्यान खलीफा बने, और 1958 में ऑयल जो है वो डिस्कवर हुआ। और ऑयल जब डिस्कवर हुआ तो एक्सपोर्ट करने के लिए 1962 से उसका एक्सपोर्ट का जो सिलसिला था वो जारी हुआ अबू धाबी से। 1966 के अंदर शुकबुद्दीन साहब के साथ भी रिजर्वेशन रही उनकी अपनी फैमिली की, कि ये जी क्यों जो जो मॉडर्नाइजेशन है या जो पैसा खर्च करना है बढ़ाने के लिए, वो पैसा क्यों नहीं लगा रहे? तो उनको रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू? इनको रिप्लेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स की बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आर्काइव्स अगर देखें तो मौजूद हैं, कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बाकायदा हेल्प की थी वहां पे, उनकी जो नई फैमिली जो आने वाली थी उनको हेल्प की थी, बाकायदा सैलरीज पे की थी लोगों की, जो 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 भी चीजें हो रही थी उसके अंदर। तो इनको एक ब्लडलेस को, इनको मारा तो नहीं गया, लेकिन एक ब्लडलेस कू के अंदर इनको लाया गया ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के जरिए। अब जब ब्रिटिशर्स इतनी हेल्प करते हैं एक फैमिली मेंबर को पावर में लाने के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रेसिप्रोकेट करेंगे, आप कोई चीज बदले में देंगे। 1971 के अंदर यूएई बना फेडरेशन के तौर पे। हमने देखा कि फुजैरा, सॉरी, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमैन, उम्मुल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा, ये सारी, रास अल खैमा तो अगले साल आया, लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी जो जगहें वो मिल गई। और यूएई के अंदर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि जाहिर है फैमिली सिस्टम चल रहा है। यूएई के अंदर जो अबू धाबी है उसको अल नह्यान फैमिली जो है वो रूल कर रही है, और मखतूम फैमिली जो है वो दुबई को रूल कर रही है। नॉन ऑयल फोकस बनाना बड़ा जरूरी है कुछ फैमिलीज के लिए, दुबई इसके अंदर इंक्लूडेड है। शारजा के पास तो चले गैस रिजर्व्स हैं, लेकिन वो भी कल्चरली डिफरेंट रहते हैं, थोड़ा सा रिलीजियसली वो डिफरेंट रहते हैं दूसरे दूसरे खित्तों से। तो इसके अंदर अब जब पावर शिफ्ट हुई है, यूएई की पावर यूके से डिपेंडेंसी हटा के, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इंपीरियल पावर बन चुका है, तो उसके ऊपर रिलायंस ज्यादा हुई है। और अभी जो सिस्टम चल रहा है वो यही चल रहा है कि इनको मजबूरन साथ देना पड़ रहा है इसराइल का भी, इनको मजबूरन साथ देना पड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का भी। क्यों साथ देना पड़ रहा है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात नहीं मानेंगे, ये इसराइल की बात नहीं मानेंगे, तो इनका जो है वो तख्ता पलट दिया जाएगा। आपको पता ही है कि इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से, डीपी वर्ल्ड जो इनकी सॉवरेन जो एक कंपनी है और दूसरी कंपनीज हैं, आपको पता है कि वो बैकग्राउंड क्या है, उसमें किन लोगों का शुमार रहा है और उन लोगों ने क्या क्या किया है, इनके डिप्लोमेट्स का क्या रिलेशनशिप रहा है, जो दूसरी चीजें हैं अब मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा इसमें, जाहिर है आपको बेहतर पता है कि क्या उनका रिलेशनशिप रहा है, कौन कौन सी फाइलें जो है वो उठ के सामने आई हैं। तो बहुत सारी ब्लैक कार्ड्स भी हैं जो प्ले किए जाते हैं इनको ब्लैकमेल करने के लिए। और अब हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि एक कंपटीशन इनका सऊदी अरब के साथ भी हो गया है, इनका कंपटीशन सऊदी अरब के साथ कहाँ हुआ? यमन के अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। आपको पता ही है बेहतर कि यमन के अंदर इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट रही है। सऊदी अरेबिया इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और यूएई जो है वो सेपरेटिस्ट को, जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, उनको सपोर्ट करता है। सूडान के अंदर यूएई जो है वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया जो है वो सूडानी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है। सोमालिया के अंदर सऊदी अरेबिया सोमालिया को सपोर्ट करता है प्राइमरली, और सोमालीलैंड को रिकग्नाइज नहीं करता, जबकि यूएई सोमालीलैंड जो कि इसराइल की रिकग्निशन है उसको सपोर्ट करता है, और खुद भी रिकग्नाइज करता है और इन्वेस्ट भी कर रहा है बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स सोमालीलैंड के अंदर। तो ये इनका एक जो नेक्सस बन चुका है और जो इंटरेस्ट इनके बन चुके हैं, ओपेक के एग्जिट के बाद हमें नजर आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ेगा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, और इंटरनली शारजा जो अलग होने की कोशिश, अभी जो बात चल रही है कि शारजा किसी तरीके से अपने आप को अलग कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अलग हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इट इज टू मच जो यूएई में हो रहा है। और आई थिंक अभी इनको जो खतरा है वो इंटरनली टूटने का खतरा बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली तो ये सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इनकी डाइवर्सिफिकेशन हुई भी है ऑलरेडी, और वेल्थ फंड भी मौजूद है। लेकिन आपको बेहतर पता है कि सिर्फ पैसा ही डिटरमिन नहीं करता सर्वाइवल ऑफ द स्टेट को। रोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, इन सबकी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। और यूएई तो बहुत छोटा सा है, इनके पास अपनी आबादी ही 10 लाख के करीब है, बाकी 1 करोड़ लोग तो बाहर के। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होगी, और जब इतना ज्यादा बैक एंड फोर्थ इंस्टेबिलिटी रहेगी, और दूसरे ममालिक के साथ इनके रिलेशनशिप्स बुरे होंगे, तो सर्वाइवल बड़ा क्वेश्चनेबल है। और अगर सर्वाइव करना है तो इनको किसी तरीके से सऊदी अरब के साथ मिलकर, कतर के साथ मिलकर, ये जो ईरान है उसके साथ अपने मामला सही करके, पाकिस्तान के साथ मामला सही करके चलना पड़ेगा, वरना इनका सर्वाइवल एट स्टेक है। उल्टा है मैं तो कहूंगा, यूएई की फैमिली तो शायद हो सकता है थोड़ी देर पावर में रह ले और ज्यादा, लेकिन पूरा यूएई जो है वो खतरे में है कि वो यूएई टूट जाए। तो बिल्कुल वैलिड सवाल है, एंड आई थिंक इनकी हिस्ट्री को देखते हुए नजर यही आ रहा है कि इनकी मजबूरी बन चुकी है इसराइल का सपोर्ट करना और यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट करना, क्योंकि 2 मिनट में इनका जो है वो तख्ता पलट सकता है। लेकिन दूसरी साइड से भी इनका तख्ता पलट सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर हम देखें, और पूरे यूएई को खतरा है कि वो टूट सकता है। अच्छा, एक फर्जी सवाल आपसे पूछता हूँ जॉन साहब। फर्जी सवाल यह है, पाकिस्तान के चंद डिप्लोमेटिक सर्कल, जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ, उनके सर्कल में ये बात चल रही है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब
एक लाइन पे आ जाएं, और अगर ये एक लाइन पे आते हैं तो फिर यूएई, बहरीन और कुवैत ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है आपकी नजर में? कोई ऐसे एविडेंसेस हैं आपके पास? सर हाई लाइक्लीहुड लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भले नहीं है, 10 10 साल आगे के 10 साल जो हैं उसमें आई थिंक अभी भी विड्रॉल प्रोसेस जो है वो रहेगा यूएस की पावर का। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ईरान, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान। कतर का अभी भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन सऊदी अरेबिया मैंने सुना है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और सऊदी अरेबिया ये चीज रिकग्नाइज कर चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड इतना ज्यादा नहीं किया जा हाँ। सकता। और बहरेन और यूएई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये अब्राहम अकॉर्ड्स के ऑलरेडी हिस्सा रहे हैं, और अब्राहम अकॉर्ड्स में ऑलरेडी शमूलियत है इनकी इसराइल के साथ। कुवैत के जो मसले मसाइल हैं, आपको पता ही है कि कुवैत ने किस तरीके से बुबियान आइलैंड से जो मिसाइल्स लॉन्च की मौकी हैं, और कुवैत का एक हमेशा से मसला रहा है वही वाला जो यूएई का मसला रहा है कि वो सब इंपीरियल अप्रोच जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं। छोटा सा मुल्क है, सद्दाम ने पहले ही कब्जा करने की कोशिश कर ली थी, और अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो बिल्कुल हो सकता है कि एक ऐसी लॉबिंग हो और ऐसी इस तरीके की पॉसिबिलिटी बने कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब और रशिया, चाइना, ये सारे, और तुर्किया, बशमूल तुर्किया के और ओमान के, ये सारे ममालिक मिलकर डिसाइड करें कि जी यूनाइटेड स्टेट्स को हमें एक्सपेल करना है इस रीजन से, और हम जो है वो अपनी एक सिक्योरिटी जो है वो एक अलायंस बना लेते हैं, अपनी एक इकोनॉमिक अलायंस बना लेते हैं, और बहुत फायदा है, सबको बहुत फायदा है। देखें, रैशनल इंटरेस्ट के अंदर तो पाकिस्तान को कितना फायदा है कि गैस पाइपलाइन लग जाए, तेल के ऊपर जो खरीदो फरोख्त है उसके अंदर चीजें ईरान के साथ आगे बढ़ जाएं। तो आई थिंक बहुत ज्यादा फायदा है, और वक्त भी आ चुका है कि मिडिल ईस्ट की जो किंगडम्स हैं उन्होंने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता। तो हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स की रिट को और माइट को चैलेंज करने के लिए दूसरे मुल्क खड़े होंगे। दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी नहीं चाहेगा, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की कोई अलायंस बने, लेकिन सबके फायदे में है कि ऐसी अलायंस बन जाए। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे यूएस की रिट और यूएस की माइट नीचे आ रही है, वैसे वैसे ये चीज पॉसिबल होगी ज्यादा। अभी फिलहाल इस चीज का जो है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल दरारें तो आ गई हैं, और काम इसके ऊपर बहरहाल बहुत तेजी से चल रहा है। अब्बास सरागची साहब जो विजिट्स कर रहे हैं, आप देखें, अभी वो चाइना गए हैं, इससे पहले वो पाकिस्तान आए, ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर रशिया गए। आप देखेंगे उस वक्त भी इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से, कतर के फॉरेन मिनिस्टर से, सबसे लॉबिंग हुई है, और किर्गिस्तान में मीटिंग भी हुई है मेरी मालूमात के मुताबिक काफी ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो एक कोalition पे डिसाइड करती हैं चीजों को। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अच्छा, ये वैसे आपने अच्छा ये मुझे याद दिलवा दिया। अब्बास इराक्ची साहब इस वक्त चाइना के दौरे के ऊपर हैं। बड़ा यस। इंपॉर्टेंट दौरा है, और फिर हमें पता है कि 15 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जाना है चाइना। इस दौरे के मकासद क्या हैं? देखें, बहुत सारी चीज़ें इस पे स्पेकुलेटिव हो रही हैं, ऑफिशियली तो कोई चीज़ ऐसी आई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, और जो डील हो रही है, पॉसिबली जो डील के टर्म्स हैं, उनको ज़रा अब काउंटर बैलेंस करने के लिए, जो वेट है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, रशिया और चाइना बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि यूएस हम्म। को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए डिमांड्स के ऊपर। क्योंकि डिमांड्स में यूएस बिल्कुल भी इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, और आखिरी जगह पे आके यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा अपनी डिमांड को एस्केलेट करके, उसको चेंज करके किसी तरीके से चाहता है कि अपर हैंड ले ले। तो आई थिंक चाइना एक काउंटर बैलेंस बन सकता है रशिया के साथ। रशिया ने ऑलरेडी इस चीज की रजामंदी दे दी है कि हम हेल्प करेंगे आपको। चाइना भी इस चीज के अंदर, क्योंकि चाइना जरा नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल रहा है, आपको पता है डॉक्टर साहब कि चाइना जरा नहीं आता है इन मामलात के अंदर, लेकिन कोशिश कर रहा है ईरान के किसी तरीके से चाइना को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आगे एट द एंड ऑफ द डे जो मामलात होंगे उनमें इन दो ममालिक का होना बहुत जरूरी है। फ्रांस से भी डॉक्टर साहब, फ्रांस ने भी, मैं बता दूं, मुझे खबर आई है कि फ्रांस भी हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आ जाए, पर्टिकुलरली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और नेवल ब्लॉकेड का जो मामला चल रहा है उसके अंदर फ्रांस हो सकता है कि कोई स्टेप उठाए। तो देखें इसके ऊपर क्या होता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन अभी जो दौरा नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि किसी तरीके से नेगोशिएशंस के जो, या अग्रीमेंट का जो फ्यूचर का अलमिया है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी क्योंकि आएंगे तो उनको भी किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की जाए चाइना की तरफ से कि ये जो चीजें हो रही हैं उसमें जो है समझदारी से जो है वो काम लिया जाए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक नई एडिशन की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेगोशिएशन की टीम के अंदर, उनका नाम है निक स्टीवार्ड। अब ये इजरायली लॉबी के बड़े सपोर्टर हैं, बल्कि हेड करते हैं, लीड करते हैं। अब ये ईरान के साथ नेगोशिएशन में टीम के मेंबर होंगे। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के बारे में वैसे भी ईरान को शक होगा, बिकॉज जो जोनेथन पाल, जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूके प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि ये इजरायली एसेट्स हैं ये दोनों हजरात। अब तीसरे निक स्टीवार्ड के होते हुए कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोई मामला कहीं किसी करवट बैठेगा? देखिए, निक स्टीवार्ड के आने से एपेक ट्रैकर
आपको बता देगा कि कितने पैसे ये लोग ले चुके हैं। मार्को रूबियो ऑलरेडी $1 मिलियन से ज़्यादा ले चुका है। जो स्टीव विटकॉफ है वो भी जो है वो इजरायली लॉबी के ही उसमें आया हुआ है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये लोग जितने भी, सॉरी, पीट हेग्सेथ, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इजरायली लॉबी से इन्फ्लुएंस्ड है। फिर जो जेरेड कुशनर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इसराइल है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारी। और स्टीव विटकॉफ की भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं। ये सारे बिजनेसमैन हैं और एक कैपिटलिस्ट मॉडल के जरिए जो है वो ऑपरेट करते हैं। अगर निक स्टीवार्ट को एडिशन भी कर दी है तो कोई इससे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है, डॉक्टर साहब, हम सबको पता है कि इजरायली लॉबी बहरहाल एक बड़ा होल्ड कर रही है अमेरिका को बहुत ज्यादा। एडल्सन्स भी हैं और इसमें एपैक भी है और अमेरिकन अमेरिकन जो क्रिश्चियंस फॉर जायनिस्ट हैं वो भी हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोल ऑलरेडी करती है। इनको ये जो मैं काउंटर सवाल बैलेंस। जॉन साहब इसलिए भी जी। पूछ रहा हूँ ना, जॉन बोल्टन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में और बड़े स्टांच किस्म के रिपब्लिकन्स हैं, प्रो इजरायली हैं, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की जो नेवल पावर है उसको रूथलेसली और एक्सेसिवली इस्तेमाल करना चाहिए ईरान के खिलाफ, वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करें। तो फिर अभी उसमें ये निक स्टीवार्ड का ना जॉन बोल्टन की स्टेटमेंट ये माना खेज लग रही है। जी, आई थिंक इसमें हो सकता है। अभी निक स्टीवर्ट को एडवाइजर के तौर पे, डिप्लोमेटिक टीम के एडवाइजर के तौर पे ऐड किया। कितनी उनके देखें, एट द एंड ऑफ द डे देखें आप, इनको जो है मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ को साइडलाइन कर दिया गया था निगोशिएशंस के दौरान, आपको याद होगा। हम्म। और इनको अगर ऐड किया भी गया है तो अगले स्टेप्स पे अगर कोई चीज होती भी है तो आई डोंट थिंक डायरेक्टली इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका एक्सेप्ट करेगा ईरान। ये भी तो एक चीज है ना कि ईरान भी तो एक्सेप्ट करे इन लोगों का इन्फ्लुएंस। तो जॉन बोल्टन हो जाए या दूसरे जो आपके जो कांग्रेसमैन हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं यूएस की पॉलिसी को इन चीज़ों के अंदर। बड़ा एक लॉबिंग के अंदर एक डिवीजन है इनके अपने आपस में भी कि रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके जो अपने डायनामिक्स हैं। अभी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स आई हैं उनके अंदर और ज़्यादा कमी देखी गई है ट्रम्प की। और एक सर्वाइवल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी जो रिपब्लिकन पार्टी है और जो कंट्रोल है उसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान बन गया है। तो मेरे ख्याल में एक इनको ऐड करना इज ऑब्वियसली एक इसराइल का प्रो इसराइल नैरेटिव नजर आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो दूसरी जो रिपब्लिकन ग्रुप्स के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको आई थिंक ज्यादा कंसर्न है। मार्जरी टेलर ग्रीन फॉर एग्जांपल आप देख लें खड़ी हो गई हैं। और जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके जो कि कांग्रेस में नहीं रहते उनकी भी जो है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस अवाम के अंदर आ गई है। तो एक अवामी फैक्टर बहुत बड़ा है कि अगर इनको ऐड किया जा रहा है इन लोगों को तो क्या इनको आगे इनकी डिमांड्स को भी यूज किया जाएगा। एक प्रेशर टैक्टिक तो रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन इन रियलिटी जैसे जेडी वैंस है वो इन रियलिटी नहीं है इतना ज्यादा प्रो वॉर। हमें नजर आया कि इतना ज्यादा ईरान के फेवर में नहीं थे। उन्होंने मना किया था कि ईरान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ भाई, हुआ क्या कि जब स्टेज सजा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर आए थे तो आखिरी मौके पे जब इन्होंने गोल पोस्टर चेंज करने की कोशिश की, फोन पे बात हुई तो वो चीजें टर्न हो गई। तो एट द एंड ऑफ द डे शक्ल जो भी आ जाए, मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि शक्ल जो भी आ जाए, पीछे जो बैक एंड पे चीजें चल रही हैं जब तक वो सही नहीं होंगी वहां उसका जो है वो आपको असर नजर नहीं आएगा। भले ये सामने बर्नी सैंडर्स को भेज दे, मैं कहता हूं निगोशिएट करने के लिए, इट विल नॉट मैटर कि निगोशिएट करने के लिए कौन आ रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लॉबीज हैं और जो ब्लैक सूट्स हैं, पुतिन कहता है ना कि ब्लैक सूट्स में जो लोग आते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जाएगा। और जो इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल इसके अंदर रोल प्ले कर रही है। बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, ये सारी कंपनीज जो है वो प्ले कर रही है रोल। तो एट द एंड ऑफ द डे बैक एंड पे चीजें सेट होंगी तो ही आगे नजर आएगा। और अवाम का रोल, अमेरिकन अवाम का रोल इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पहले से ईरान के अंदर जंग के अंदर शुमार हो गया है अमेरिका, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और पब्लिक जो है वो रिकग्नाइज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइज कर रही है अपने आप को। तो मुनावर साहब मुझे नहीं लगता कि फेस पे अगर कोई ऐड हो जाए, जो टीम के अंदर ऐड हो जाए उससे कोई फर्क पड़ेगा। सिंबलिज्म तो इसके अंदर है बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द कार्ड्स हैं वो जो है वो लॉबीज और जो पीछे जो बैठे हुए हैं वो होल्ड करते हैं सारी चीजों के। लास्ट क्वेश्चन जॉन साहब वो ये कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने कहा है कि हमारा मकसद अमेरिका और ईरान को ऐसे अमन मुआहदे पर पहुंचने पर राजी करना है जिसमें सभी फायदे में रहें। तो इस वक्त तेहरान में रिगार्डिंग पाकिस्तान या ये जो मीडिएशन की काविशें हैं पाकिस्तान की, अभी इस वक्त करंट फेज में, माजी में तो तारीफें होती रही, पल्स क्या चल रही है तेहरान में? देखें, अरागची साहब ने स्टेटमेंट दिया है इस पे। पाकिस्तान की ग्रेशियस जो है वो अप्रोच रही है और पाकिस्तान ने बड़ी चीज़ों में हेल्प की है। और जो कॉरिडोर है, आपने देखा कि कॉरिडोर भी खोला है, 2 बॉर्डर्स खुल गए हैं। जो ऑलरेडी जो ट्रेड का मसला था वो आई थिंक पहले तुर्की और नॉर्थ खुला हुआ था, अब पाकिस्तान के थ्रू भी जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट
हम्म। किया जा रहा है, तो आई थिंक पॉजिटिव है। मैंने खुद से पर्सनली किसी से इस बारे में बात नहीं की कि अब एग्जैक्टली अब जो चीजें जा रही हैं उसमें क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव रोल ही प्ले किया है। और पॉजिटिवली ही ईरानी ये सोचते हैं कि पॉजिटिवली ही चलेगा, आगे जाके भी पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्वियसली ये चीज अंडरस्टैंड करने की है कि हमारे जो जाहिर है उसके अंदर हमें बैलेंस, एक बड़ा फाइन लाइन के अंदर बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम्म। प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान जितना कर सकता है, पाकिस्तान जितना जितना कोशिश कर रहा है, उससे नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी निगोशिएशन में एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रख रहा है। अभी शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें यूएई के ऊपर उन्होंने कॉन्डमनेशन दी है, उसके ऊपर क्या रद्द अमल रहा है या उसके ऊपर क्या रहा है मुझे नहीं पता। या अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो इनिशिएट किया है, बावजूद इसके कि वो नेवल ब्लॉकेड लगाए में, उस पर क्या राय है ईरानियों की, वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव इमेज रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, जिस हद तक पाकिस्तान कर सकता है उस हद में। जॉन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही ज्यादा मसरूफ होते हैं, एंगेज होते हैं, उसके बावजूद हमारे यूट्यूब चैनल के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जॉन साहब की। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 47 सालों में अमेरिका ने हमला नहीं किया ईरान के ऊपर, आज क्यों हमला किया? और फिर एक मुकम्मल जंग बंदी के मुआहदे पे फौरन क्यों नहीं पहुंच रहे? जवाब है प्रेसिडेंट ट्रंप। और प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में या उनके पीछे जो है वो जवाब देते हुए जॉन साहब ने कहा काले सूट्स, और उन्होंने रेफरेंस दिया प्रेसिडेंट प्यूटन का। तो ये जब तक काले सूट वाले या तो इनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे या इनको लिटाया नहीं जाएगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। अब लिटाने का काम तो अल्लाह का है, बजाय इंसानों का इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा। बाकी आप अपनी राय से जरूर मुस्तफीद कीजिएगा। जॉन साहब को और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।